कीजिए और कंप्लेंट केस फाइल कर दीजिए अंडर सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत। लोग ऐसे होते हैं जिसमें गवाह के बयान बहुत कम करवाते हैं। आपके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा 2 या 2 से ज्यादा ही गवाह के बयान आप उसमें दर्ज करवाएं। अगर आप सब काम बिल्कुल कायदे से सही तरीके से करे हुए होते हैं तो कोर्ट भी आपका कंप्लेंट केस फौरन ही दर्ज कर लेता है और आगे की कार्रवाई उसमें शुरू हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका लीगल फ्रेंड निर्माण। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंसर। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक चेक बाउंस के मुकदमे को फाइल करने का बिल्कुल सही तरीका क्या होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आप चेक तो ले लेते हैं किसी से, लेकिन आप उसके मुकदमे को सही फाइल नहीं करवाने की वजह से मुकदमे में काफी परेशानी उठाना पड़ती है और उस वजह से आपका मुकदमा सही नहीं चल पाता है और कई बार वो बहुत लेट भी हो जाता है, उसके डिसीजन भी आपके अगेंस्ट आ जाते हैं। ये सब होता किस लिए? क्योंकि अगर कोर्ट का कोई भी मुकदमा जब फाइल होता है तो उसका मेन चीज होती है आपकी स्टार्टिंग प्रोसीजर। अगर आपने अपनी प्रोसीडिंग को स्टार्टिंग में ही सही तरीके से लिया होता है और सही तरीके से काम को करा होता है तो ये सब परेशानियां आपको नहीं देखनी पड़ती हैं, क्योंकि सही तरीका तो आपको कोई बताएगा नहीं। ना ही आप छोटी सी चीज के लिए किसी एडवोकेट से संपर्क करेंगे कि एडवोकेट से जाने पे आप मिलेंगे, उनसे देने से पहले सोचेंगे। ऐसा अक्सर कोई कोई नहीं करता है। और चेक बाउंस के मुकदमे अक्सर क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आपने किसी से माल लिया है या माल दिया है तो उसके एवज में हम लोग एक चेक ले लेते हैं। और वो इसलिए लेते हैं क्योंकि चेक लेने से ये होता है कि हम सिक्योर महसूस करते हैं और हम सोचते हैं इस पार्टी से हम पैसा निकलवा लेंगे। बात आपकी सही है, सिक्योर तो आप महसूस करेंगे, आप सिक्योर हैं भी। ऐसा भी नहीं है कि आप सिक्योर नहीं है चेक लेने से, लेकिन उसका तरीका होता है। हर तरीके से काम अगर किया जाए तो काम को पहुंचा जा सकता है, उसको अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन उसको सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। उसका सही तरीका क्या है? अगर आप किसी से चेक लेते हैं तो उसमें कभी भी बैक डेट या फिर सेम डेट का चेक नहीं लिया जाता है। आप सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपने जनवरी में इसका पेमेंट आपको दिया है और आपने उसके बाद में उससे चेक लिया है और उस पर वो वादा कर रहा है कि मार्च में आपको पेमेंट देगा, तो चेक पे जो आप डेट डलवाएंगे वो मार्च की डलवाइएगा। इससे ये होगा कि जो बीच का ड्यूरेशन है वो आपका गैप ऐसे का ऐसा रहेगा, उसमें आपका चेक डेट नहीं निकलेगी। और जब चेक डेट स्टार्ट होती है मार्च से, उस मार्च के स्टार्टिंग में आप उससे एक बार बात कीजिए, तो समझाइए, और अगर वो नहीं मानता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चेक को अपने बैंक अकाउंट में लगाइए। और अगर बाउंस हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जो रिपोर्ट आती है वो आप निकलवा लीजिए बैंक से। और उसमें कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस भी काटे जाते हैं बैंक द्वारा आप ही के अकाउंट से, क्योंकि आपने अपने अकाउंट में चेक लगाया होता है। तो वो ट्रांजेक्शन चार्जेस जो भी होते हैं उसकी भी आप स्लिप निकलवा लीजिए। इससे होगा ये, जब आप फाइल करेंगे मुकदमा उसके खिलाफ तो ये सब एक बहुत अच्छे ग्राउंड बन के आएंगे। अब आप सेकंड चीज आप क्या कीजिए, जब आपका उसमें पैसे नहीं दिए, आपने अपना चेक बाउंस करवा लिया है वहां लगा के, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा पैसे नहीं दे रहा है, आप दूसरी बार में भी अगर पैसा देने का वादा कर रहा है तो आपके पास बस 3 महीने ही हैं, क्योंकि जो चेक होता है वो अपनी डेट से 3 महीने तक वैलिड होता है। अब आपको 3 महीने का ड्यूरेशन मिलता है अपने केस को फाइल करने का, अपनी पेमेंट रिसीव करने का और जो चेक के साथ जो किया जाता है उसको। क्योंकि कई बार ये मैंने देखा है कि लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो चेक रख लेते हैं, उसको यूज करते हैं 6-6 महीने बाद, तो इससे कोई वैलिड डेट नहीं रह जाती है। मुकदमे में आप ही को परेशानी होगी, किसी और को परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, जब आपने 3 महीने के डेट में अंदर चेक बाउंस करवा लिया है उसके बाद आप उसे एक नोटिस इशू कीजिए। फिर जब आप नोटिस की कार्रवाई करें तो नोटिस की कार्रवाई हमेशा ध्यान रखे कीजिएगा, आपका जब चेक बाउंस हुआ है उसके 10 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस इशू कर दीजिए। अब नोटिस इशू करने के बाद आप 15 दिन का टाइम उसको दीजिए उसके अपनी बात कहने का, और या फिर अगर वो आपको पेमेंट वापस करता है तो उस चीज का। और अगर 15 दिन के अंदर वो पेमेंट आपका वापस नहीं करता है तो 15 के 16वें दिन आप अपने मुकदमे की पूरी तैयारी कर लीजिए और 20 या 22 दिन के बाद आप अपना एक मुकदमा तैयार कीजिए और कंप्लेंट केस फाइल कर दीजिए अंडर सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत। ये कंप्लेंट केस दर्ज किया जाता है और ये कंप्लेंट के दर्ज करने के बाद आपका एक मुकदमा दर्ज हो जाता है सामने वाली पार्टी के लिए। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं मुकदमा फाइल करूं तो कहां करूंगा, या मैं डिस्ट्रिक्ट के में नहीं रह रहा हूं, तहसील में रह रहा हूं। तो आप अगर तहसील में हैं तो तहसील में लोकल आपकी जो भी अदालत लगती है, आप वहां पे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जरूर बैठते हैं, वहां जाके आप अपना कंप्लेंट केस दर्ज करवाइए और सामने वाली पार्टी को फौरन ही सब आगे कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन सब प्रोसीजर से होता यह है कि अगर आप सब काम बिल्कुल कायदे से सही तरीके से करे हुए होते हैं तो कोर्ट भी आपका कंप्लेंट केस फौरन ही दर्ज कर लेता है और आगे की कार्रवाई इसमें शुरू हो जाती है, जिसके बाद आपके 200 के बयान या 202 के बयान किए जाते हैं। इसमें भी गलती ये मत कीजिएगा कि आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें गवाह के बयान बहुत कम करवाते हैं। आपके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा 2 या 2 से ज्यादा ही गवाह के
बयान आप उसमें दर्ज करवाएं। हो सके तो जो आपने अगर कभी पैसे दिए उसके सामने कोई बंदा खड़ा हो या उस समय बातचीत के टाइम वो बंदा मौजूद हो तो उसके गवाह उसको जरूर बनाइएगा और उसके आप बयान नोट करवाने के बाद अपने केस को बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।